हेलो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद आशा कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कशन करने चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम और आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से। जी हाँ, किस नाम से जानते हैं? फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। और अगर मैं आप सभी से कहूँ, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अपना अलग ही महत्व है। अच्छा, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, ये जो भाग एक लिखा है ना, ये नहीं सोचिएगा ये भाग भारतीय संविधान का भाग एक है, नहीं। हम मौलिक अधिकारों में दो भाग, या कैसे कह सकते हो, मौलिक अधिकारों को दो भागों में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जाएगा, काफ़ी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो इसके भाग रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। वैसे भारतीय संविधान की अगर मैं बात करता हूं तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भागों में अगर मैं बात करूं तो भाग 3 में या पार्ट 3 में इसे बताया गया है। और वहीं अगर मैं अनुच्छेद की बात करता हूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। जानेंगे, बढ़ेंगे आगे। और सबसे पहले मोटिवेशन क्या कह रहा है तो आप सभी प्यारे दोस्त देख लें। मोटिवेशन की अगर मैं बात करता हूं, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, अब बात आती है कि सर आज हमारे टारगेट्स क्या होंगे, क्या हमारे उद्देश्य होंगे, क्या क्या हम कवर करेंगे। सबसे पहले बेस्ट कॉन्सेप्ट, थ्योरी उसकी जो भी बनती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये वो 3 हिस्से हैं, ये वो 3 भाग हैं जिनको आज मैं आप सभी प्यारे दोस्तों को बताने का काम करूंगा। और कहीं ना कहीं अगर आप बेस्ट कॉन्सेप्ट, थ्योरी और रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो जो टॉपिक है पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं पहले और जानने की कोशिश करते हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट में मौलिक अधिकारों को। जी हाँ, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग नंबर किसमें मेरे दोस्त, तो 3 में, और अनुच्छेद की बात करूं तो किसमें मेरे दोस्त, 12 से 35 में बताए गए हैं। लेकिन एक प्रश्न बनता है, कहोगे क्या सर प्रश्न बनता है? जो मौलिक अधिकार हैं वो मुख्य रूप से जो मेनली फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखिएगा, मेनली फंडामेंटल राइट्स, मेनली फंडामेंटल राइट्स जो हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको कहाँ रखा गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 32 के बीच रखा गया है। अब एक और प्रश्न बनता है, वो क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये कहाँ से आया और ये क्या है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा माना जाता है भारतीय संविधान में जो मैग्ना कार्टा है वो भाग 3 को क्यों कहा गया, किसी और को क्यों नहीं कहा गया? तो ऐसा माना जाता है कि 1215 की बात है। इस समय ब्रिटेन के जो राजा थे, जो ब्रिटेन के किंग थे, उन्होंने अपनी देश की, अपनी कंट्री की जो जनता थी, जो पब्लिक थी, जो लोग थे, जो पीपल्स थे, उनको जो राइट्स दिए थे, जो अधिकार दिए थे, उन्हीं को मैग्ना कार्टा शब्द दिया गया था। और इस मैग्ना कार्टा से जब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को
लाया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। जी हाँ, जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, किसने मेरे दोस्त, जो मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी 1928 में। इसमें कहा गया कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, जिससे कि कोई भी राज्य उनके अगेंस्ट में कोई कठोर कानून ना बना पाए। तो जो मैग्ना कार्टा है वो बेसिकली ब्रिटेन की उत्पत्ति है। ब्रिटेन के किंग के द्वारा अपनी देश की जनता को, पब्लिक को दिए गए जो राइट्स थे उन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी आधार पर भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 में है। इस ही वजह से भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब बात आती है कि मुख्य रूप से जो मौलिक अधिकार हैं सर, ये अनुच्छेद 14 से 32 में है, वैसे मौलिक अधिकार 12 से 35 में है। अब प्रश्न एक और कि जो मूल संविधान था सर, जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, मूल संविधान, आप भी जानते हैं मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, उनकी कुल संख्या 7 हुआ करती थी। जो मूल संविधान है, ऐसा संविधान जो 1950 26 जनवरी को लागू हुआ था, जिसमें कोई संशोधन नहीं था, उसमें फंडामेंटल राइट्स की संख्या कुल 7 थी। लेकिन अगर मैं आज वर्तमान, जी हाँ, अगर मैं आज वर्तमान संविधान की बात करूं तो आप जानते हैं वर्तमान संविधान में कुल फंडामेंटल राइट्स या टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की संख्या जो है वो मेरे दोस्त 6 है। कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी संख्या कुल 6 है। मतलब एक बात क्लियर हो गई यहां से कि भारतीय संविधान में एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे इसकी लिस्ट से हटा दिया गया, या आप ऐसे कहिए कि रिमूव कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने प्यारे साथी हैं, बोर्ड पर लिखी हुई सारी बातों को अपने कॉपी पे जरूर लिख लें, जिससे कि आपको बाद में ये ना हो कि आप कर ही नहीं पाए। अब बात एक और आती है कि सर क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने क्या ब्रिटेन से लिए हैं? क्योंकि मैग्ना कार्टा तो ब्रिटेन का है उत्पत्ति। नहीं, हमने यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे यूएसए से, या दूसरे शब्दों में अमेरिका भी आप कह सकते हो। हालांकि समझदार हो तो यह अमेरिका ही लिखा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है। ठीक है, कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलग अलग है क्या, जैसे ब्रिटेन और इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में लोग भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं या यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, एक परिप्रेक्ष्य में तो अलग हैं, लेकिन जो एक वनडे एग्ज़ाम होते हैं आप सभी के, उनमें सब ये समान ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब ये बात आती है कि सर हमें ये बताइए कि जो मौलिक अधिकार, जो घट गया मौलिक अधिकार या हट गया मौलिक अधिकार, वो कौन सा है। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो आपको पता चला प्रेजेंट में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी संख्या 6 है। तो कैसे 6 हो गई, कौन सा हट गया? तो यहां पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 31। इसमें एक था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट था। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये हमारा पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन इसे
फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया गया है और इसे बना दिया गया है आर्टिकल नंबर 300 नॉट 300 में लीगल राइट बनाया गया है। क्या बना दिया गया है? इसे लीगल राइट बना दिया गया है, जिसे कानूनी अधिकार कहा जाता है, जिसे हम और आप कानूनी अधिकार कहते हैं, लीगल राइट कहते हैं, लीगल राइट्स कहते हैं। क्लियर? अब बात होती है कि अगर सर ये हटाया गया, इसे इस जगह से इस जगह लाया गया, तो सर ये तो बात क्लियर है कि कोई ना कोई संशोधन हुआ होगा, कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ होगा। तो ये है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम और आप संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। ये 1978 में लाया गया था और इसी के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। जब ये फंडामेंटल राइट था मेरे प्यारे मित्र, जब ये मौलिक अधिकार था, एफआर था, तो ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 का हिस्सा था। लेकिन जब इसे कानूनी राइट बनाया गया, लीगल राइट बनाया गया, तो ये फंडामेंटल राइट में नहीं, अब लीगल राइट के अंतर्गत जो सेंटर स्टेट की बात होती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की बात आती है, जिसमें फाइनेंशियल डिटेल्स की बात आती है, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात आती है, तो अभी ये पार्ट नंबर किस में हो चुका है? तो आप कहोगे पार्ट नंबर 12 में इसे एग्जिस्ट कराया गया है। किसमें? पार्ट नंबर 12 में इसे एग्जिस्ट कराया गया है। मतलब भाग 3 से भाग 12 में हो गया। अब सवाल आपसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से संपत्ति का अधिकार किस भाग में कानूनी अधिकार है? तो आप क्या कहोगे? भाग नंबर 12 में। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है। जल्दी से बताएं। अब बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रहता है आप सभी के एग्जाम में कि मौलिक अधिकार जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका वास्तविक रूप में अगर मैं बात करूं तो संरक्षक कौन है? लिखते रहिएगा, कॉपी पे नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। जो भी मैं लिख रहा हूं फोटो खींच लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप कहें मैं खींच नहीं पाया। ठीक है, मैं इसीलिए किनारे भी हो जाता हूं। ये लीजिए। आप सभी प्यारे दोस्तों को मैं बता दूं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इन मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है, जो गार्जियन है, जो संरक्षक है, वो कोई और नहीं, वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अब आप ये कहने वाले होंगे इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने का दावा करता है, किस आधार पर करता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32, जी हाँ, ये वही अनुच्छेद 32 है जिसे हम और आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। इसमें संविधान से संबंधित उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है, जो एससी है, वो रिट जारी करता है। इसी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और 1-2 प्रकार की नहीं मेरे दोस्त, 5 टाइप की रिट्स जारी करता है।
और इन 5 टाइप की रिट्स क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहता है इफ द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एन सिटीजन, देन वो आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करा सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? हबीस कॉर्पस की, वारंटो मैंडामस, सेरिरियो और प्रोहिबिशन। तो ये 5 प्रकार के रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं भारतीय नागरिकों के या इंडियन सिटीजन्स के मौलिक अधिकारों का संरक्षक हूं। इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मैं संरक्षक हूं, ये वही आधार है। ठीक है, क्लियर? हालांकि अगर मैं अनुच्छेद 32 की बात करूं तो अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। किसकी? संविधान की आत्मा कहा था। याद रखिएगा, क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को। तो अगर मैं बात करूं 31 और 32, दो ऐसे अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हैं, ये दोनों ही मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब बात आती है, एक और शब्द कई बार कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर कई बार क्वेश्चन कहा जाता है संरक्षक कौन है मौलिक अधिकारों का, तो भी सर्वोच्च न्यायालय। अगर कहते हैं गारंटर कौन है, गारंटी कौन देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा गारंटी भी सर्वोच्च न्यायालय ही देता है कि मैं आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। गारंटर कौन है मौलिक अधिकारों का? सर्वोच्च न्यायालय। संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। गार्जियन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे मेन थिंग है यहाँ पर, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर? फोटो कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे या नोट कर लीजिए। अब बात ये आती है मेरे मित्र कि हमारा जो मौलिक अधिकार है क्या कहता है? संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इन्हें मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी गई है। कौन देता है गारंटी? देखो शब्द यहाँ क्या मिला, गारंटी दी गई है। कौन गारंटी देता है? तो आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है जो अनुच्छेद 12 से 35 में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मतलब कहने का तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो हमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत, सामूहिक, इट मीन्स इंडिविजुअल, कलेक्टिवली एंड सम बेसिक फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है। और दीज गारंटीड है ना इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कहाँ पर है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो जो 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार हैं जो वर्तमान संविधान में एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता या समता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 में बताया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके 22 में बताया गया है। अगर मैं वहीं बात करूं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। अगर मैं बात करूं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म से संबंधित या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान में मेरे दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में बताया गया है। वहीं मैं बात करूं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की, जिसे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 में डिस्कस किया गया है।
और अगर मैं बात करूं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, आर्टिकल नंबर 32 में डिस्कस किए गए हैं। ये वो 6 मेन मौलिक अधिकार हैं, मेनली फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में बनते ही बनते हैं, इस बात को जरूर याद रखें। अब एक बात और बनती है मेरे प्यारे दोस्त, कई स्थितियों और परिस्थितियों में अलग अलग कई चीज़ें देखी गई हैं, वो क्या हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी प्यारे दोस्तों को मैं एक बात बताऊं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में हैं लेकिन मुख्य नहीं हैं। मार्शल लॉ जैसी चीज़ें भी हैं जो आर्टिकल 33, 34 के आधार पर कुछ बातें, सैन्य संबंधित बातें भी हैं, सेना के कुछ रिस्पेक्ट में बातें हैं। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों और नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं लेकिन शत्रु देश के लोगों को प्राप्त नहीं है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं और किसी को प्राप्त ही नहीं है। तो चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हमें प्राप्त हैं, कौन कौन से दूसरे देश से आए हुए लोगों को प्राप्त हैं, शत्रु देशों को प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जो सिर्फ हमें प्राप्त हैं और किसी विदेशी को नहीं। उससे पहले एक और बात मेरे मन में आ रही थी कि सर जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों में क्या निलंबन जैसे कोई भी प्रावधान बनते हैं? अगर बनते हैं तो क्या बनते हैं वो भी बताइए। तो बिल्कुल दोनों ही फैक्ट पर हम काम करेंगे। पहले काम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और ठीक है जो भारतीय नागरिकों को तो मिलते ही मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स इंडिया के नागरिकों और विदेशियों मतलब फॉरेनर्स को दिए जाते हैं या मिलते हैं, लेकिन शत्रु देश के लोगों को छोड़कर, मतलब अगर वो पाकिस्तान से आया है, अफ़गानिस्तान से आया है, बांग्लादेश से आया है, चाइना से आया है, तो उन्हें नहीं मिलेंगे। सबसे पहला है कानून के समक्ष समता, जो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 14 कहता है। अपराधों के दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 20 करता है। कौन करता है मेरे दोस्त? जो कि आर्टिकल नंबर 20 करता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की बात जहाँ जो की गई है, राइट टू लिबर्टी की बात है आर्टिकल नंबर 21 में। राइट टू एजुकेशन की जो बात है आर्टिकल नंबर 21A में। जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ जो चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस दिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। बलात्, श्रम और अवैध मानव दुर्व्यापार के बाद, मतलब कहने का राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की जो बात कही गई है आर्टिकल नंबर 23 में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित कि मानव दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती काम, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब कहने का बच्चों को जो बच्चे जो कार्य करते हैं कारखाने में वो नहीं करेंगे। 24 नंबर अनुच्छेद में धर्म की अवृद्धि से संबंधित बातें बताई गई हैं, जो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 है। अगर मैं बात करूं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 है, फिर आपका अनुच्छेद 27 हो गया, आर्टिकल 27 है, और ये फिर आपका आर्टिकल 28। मतलब ये वो आर्टिकल्स हैं कुछ जो भारतीय नागरिकों को तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ में दूसरे देशों के आए हुए नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा शत्रु देश के लोगों को ये प्रदान किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नहीं किए जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। किसे नहीं दिए जाते हैं? शत्रु देश के लोगों को प्रदान नहीं किए जाते हैं, याद रखें। अब बात आती है, ये वो मौलिक अधिकार हैं
जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स फॉर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स नॉट टू फॉरनर्स। सबसे पहला है आपका आर्टिकल नंबर, आप देख पा रहे होंगे 15, जिसमें कहा गया है धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी का, है ना, किसके आधार पर, रिलीजन के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कास्ट के आधार पर। दूसरी बात की जा रही है लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकार का एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो अवसर मिलते हैं वो सभी जातियों को मिलते हैं। ऐसा नहीं, जब वैकेंसी आती है तो आप, ऐसा तो होता नहीं है कि वैकेंसी में सिर्फ जनरल फॉर्म भरेगा या सिर्फ ओबीसी, ईबीसी, बीसी फॉर्म भरेगा या सिर्फ एससी और एसटी फॉर्म भरेगा। नहीं, सभी जातियों के लिए कुछ ना कुछ पद होते हैं। कम और ज़्यादा होने की संभावना एक अलग बात है, वो इसका हिस्सा नहीं है। अब बात करें अनुच्छेद 19, साफ साफ कहता है, क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, अभिवृद्धि की बात करता है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात करता है। तो उसके अंतर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं और किसी को नहीं प्राप्त हैं, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि और संस्कृत से संबंधित, ये वो है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया है। क्या कहा जाता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड व्हाट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो क्या है, क्या आधार, भाषा को उनकी प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का हम काम करते हैं संविधान के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 30, जी हाँ, 30 नंबर अनुच्छेद जो है, 30 नंबर अनुच्छेद कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका मतलब साफ हो गया मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कि जो आर्टिकल 30 है वो साफ साफ कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी कैंडिडेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकता है और साथ ही साथ में उसे एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकता है, उस पर शासन और प्रशासन करने का भी अधिकार उसे दिया गया है। इस बात को याद रखें। उम्मीद है इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ना समझ पाया हो। मैंने सभी को इंग्लिश और हिंदी में दोनों बातें बताई। बाकी अभी एक एक आर्टिकल हम आगे चलेंगे और एक एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सारे हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, चलें बढ़ें आगे दोस्त। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल नंबर 12। क्या है आर्टिकल नंबर 12? क्या है अनुच्छेद 12? परिभाषा, किसकी परिभाषा डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है मेरे दोस्त डेफिनेशन ऑफ स्टेट को। डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करता है, राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है, राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है। अब आप कैसे समझेंगे राज्य की परिभाषा क्या है? याद रखिए अनुच्छेद 12 साफ साफ कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या संस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी राज्य सरकार या देश की केंद्र सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित कर रही है, अगर एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन कर रही है, तो वो संस्था, वो इंस्टीट्यूशन डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करता है या राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, क्लियर? अच्छा, दूसरी बात आती है अनुच्छेद 13 क्या कहता है? कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब कहने का लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण पॉसिबल है?
क्या उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, क्या उन्हें कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। न्यूनीकरण भी यहां पर उनकी विधियों से संबंधित बातों को रखा गया है। अगर मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो परिवर्तन करने के लिए जो एलिजिबल है वो है भारतीय संसद, जिसे हम और आप पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम और आप? पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अब एक चीज और आती है जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, और यदि हां तो कैसे और क्यों? तो याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, एक एक बात सभी बच्चे लिखेंगे, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, इन मौलिक अधिकारों को जो अधिकार हैं, अधिकारों मत लिखो यार, जो मौलिक अधिकार हैं, अगर मैं इन पे चर्चा करूं आप सभी से, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कहते हैं अगर देश में, इट मीन्स इंडिया में, इन द कंट्री, देश में, इन द कंट्री, अगर देश में किसी भी प्रकार का इमरजेंसी इंपोज होता है, एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में भी, क्योंकि देश में जो इमरजेंसी लगेगी वो तो या तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी और या तो नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में लगता है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है अनुच्छेद नंबर 352 के अंतर्गत, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंपोज नहीं हुई है, अगर ये लागू होती है तो याद रखिए, क्या याद रखना है, जैसे ही इंपोज होगी वैसे ही भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल नंबर 19 में दिए गए 6 प्रकार के 6 टाइप्स के फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? तो आप कहोगे 6 टाइप के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, याद रखिएगा, ऑटोमेटिकली, किसी को करने की ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, किसी को करने नहीं पड़ेंगे। अब बात आती है, अगर मान लीजिए सस्पेंड करने पड़े तो फिर कौन करेगा? तो साफ साफ कहा गया है आर्टिकल नंबर 359 में कि सस्पेंड करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 359 के बिहाफ पर भारत के राष्ट्रपति किसी भी स्थिति, एक ऐसी स्थिति जो आपातकाल की हो, उसमें 2 अनुच्छेदों को छोड़कर, 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी के सभी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का अधिकार रखते हैं, या यू कैन से पावर रखते हैं। इस बात को याद रखें। जल्दी से बताइए, बात क्लियर हो गई सभी को? बोलो भाई। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो, एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स। जो भी मैं लिख रहा हूँ आप सभी चीज़ें लिखते रहें अपने कॉपी पर। नेक्स्ट आ जाइए। तो ये तो आर्टिकल नंबर 12 और 13 की बात हुई। नाउ वी विल डिस्कस सम
more articles that is also related to fundamental right. ये है आपका राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी मतलब अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता या समानता की बात करता है. कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, इसकी बात करता है, उसकी वकालत करता है. आर्टिकल नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल नंबर 15 की बात करूं, 19 की बात इसलिए आई क्योंकि 19 ही अभी डिस्कस कर रहे थे. 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये वो 5 आधार हैं, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म के आधार पर. ये सही कई बार पूछा गया है कि कितने प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो 5 प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति का. इस बात को याद रखो. अब बात आती है आर्टिकल 16 कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 16 कहता है जो सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र हैं उसमें अवसर की समानता. हमने आपसे कहा कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब समानता की बात की गई है, सभी को समानता से देखा जाएगा. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकार के रोजगार हैं उनमें जब भी रोजगार उत्पन्न होगा, जब भी वैकेंसी गवर्नमेंट निकालेगी, तब सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को उसमें फॉर्म भरने की, उसमें भाग लेने की अनुमति होगी. जैसे सिंपल सी बात देखिए, अभी लेटेस्ट देखिए ना, आप जितने प्यारे बच्चे हैं आप खुद ही देखिए, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए. जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि बिहार में शिक्षक भर्ती आई, बिहार में शिक्षक भर्ती आई 1,70,461 इतने पद आए. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो है नहीं सिर्फ जनरल कैंडिडेट है, नहीं सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट है, नहीं सिर्फ एससी है, नहीं सिर्फ एसटी है, नहीं, सभी प्रकार के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे रोजगार दिया जाएगा. तो दैट इज द थिंग, तो सभी लोगों को मिले. अब ये बात जरूर याद रखिएगा, नंबर ऑफ सीट्स सभी की अलग अलग होती हैं, इस बात को जरूर आप याद रखें. बात आती है आर्टिकल नंबर जो 17 है, अगर मैं 17 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 17 कहता है छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं. पहले के समय में क्या था कि हमारे सोसाइटी में या हमारे समाज में कुछ कुरीतियां विद्यमान थीं. उन कुरीतियों को देखते हुए अगर आप बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो उन कुरीतियों में कहीं ना कहीं समस्याएं थीं और लोगों को, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उन्हें छूने का कहीं ना कहीं उनमें बहुत समस्याएं थीं. उन समस्याओं को ख़त्म किया गया और इसके लिए जो इनिशिएटिव है वो गांधी जी के इनिशिएटिव बहुत याद किए जाते हैं. याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल है गांधी जी की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है ना, इस बात को ध्यान रखें. आर्टिकल नंबर 18 जो है वो कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत. आप देखते हैं उपाधि, मैं आपको बता दूं उपाधियों का अंत हमारे देश में 2 क्षेत्रों को छोड़कर, कौन कौन सी, एक सेना या सैन्य और दूसरा शिक्षा, इन 2 को छोड़कर आप किसी भी दूसरे देश की उपाधि नहीं ले सकते. इस बात को याद रखिएगा, उपाधियों का अंत हो चुका है. और अगर आप लेते हैं या लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त करनी होगी या राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी. इस बात को याद रखेंगे. क्या लेनी होगी दोस्त, राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेनी होगी. उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी. तो ये जो आर्टिकल थे ये आपके आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, ये वो 5 आर्टिकल हैं, जो ये 5 अनुच्छेद हैं, ये समानता के अधिकार को दर्शाते हैं. ये वो अनुच्छेद हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा. ये दोनों तो बहुत बार आ चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा दोनों ही, ठीक है. अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच की, 19 से 22 की अगर मैं बात करता हूं तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. है ऐसा है नहीं,
ये किससे संबंधित है? राइट टू फ्रीडम सिर्फ, नॉट रिलीजन। रिलीजन की जब बात आएगी तो हम 25 से 28 को डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, समझो। तो ये हैं जो इस स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? स्वतंत्रता। सिर्फ राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, स्ट्राइक करने की स्वतंत्रता विदाउट आर्म्स, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अपने देश में किसी भी हिस्से में जाकर के जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार के आपको अधिकार अनुच्छेद नंबर कौन देता है? 19 देता है। ठीक है, फिर 20 देता है। इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इन दोनों पर चर्चा हम अगले सेशन में करें। कहोगे क्यों? क्योंकि हम आज सिर्फ एक पहला वाला ही राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक, बाकी चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लो, बहुत सारी है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और क्या है क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा जितने प्यारे दोस्त हैं, क्योंकि भाग 2 में हम पूरी बातें रखेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर के 32 के बीच की। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखो सवाल जो है, अगर देखोगे, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था की बात कर रहा है। था का मतलब क्या है? पास्ट की बात कर रहा है। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में जो लागू हुआ, उसमें जो एफआर थे, जो फंडामेंटल राइट थे, वो 7 थे। लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर मैं इसमें एफआर की बात करता हूं, इसमें एफआर की बात करता हूं, तो इनकी संख्या सिर्फ 6 है। तो अगर आप देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर करेक्ट और राइट क्या हो जाएगा बताइए? वर्तमान के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो 6, लेकिन बात हमें करनी है पास्ट के अनुसार। तो अनुच्छेद नंबर क्या 12 से 35 में बताए गए मौलिक अधिकारों को कहाँ रखा गया है? बोलो, 12 से 35 में बताए गए मौलिक अधिकारों को भाग 3 के अंतर्गत कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। लेकिन वर्तमान अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 6 प्रकार। तो इस बात को जरूर याद रखें। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे करके, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको आज ही कराया है। 42वें, 44वें, 45वें और 52वें संविधान संशोधन। क्या करेक्ट और राइट आंसर होगा? आप सभी प्यारे बच्चे मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। और अगले सेशन में हम लोग, जी हाँ, अगले सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 32 का, जिसमें हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे अनुच्छेद 25 से 28 में। फिर हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद नंबर 29 और 30 की, जिसमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स होंगे, जिनमें हम सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करेंगे। और फिर अनुच्छेद 32 की बात करेंगे, जिसमें हम और आप सभी प्यारे साथी डिस्कस करेंगे शानदार तरीके से अनुच्छेद 32 को। और लास्ट फिर चर्चा होगी अनुच्छेद 33, 34, 35 की, जो मार्शल लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ से रिलेटेड है। तो मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद।